नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी शंखनाद कर चुकी है और इसी कड़ी में कटिंग से केसरबाई बिसेन ने चुनाव लड़ने का शंखनाद किया, जो कि एक समाजसेवी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा आगे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि कटंगी के विकास और कटंगी की जनता की लड़ाई है। केसरबाई बिसेन जनता की पहली पसंद हैं और वह कटंगी की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जनता की समस्या को सुनकर उनका निराकरण करती हैं और साथ ही आपको बता दें कि वह कटंगी के विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहती हैं। वहीं बालाघाट के कटंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस से टिकट की रेस में आगे चल रही प्रत्याशी केसरबाई बिसेन से आरएन टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की। देखो, भोर सिंह भगत जी आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन इसके पहले तो उनका बीजेपी से भी नाम तय चल रहा था और कल तक वो तो बोल रहे थे कि मेरा डीएनए बीजेपी का है। चलो कोई बात नहीं, डीएनए बदल भी जाता है कभी कभी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस में आए हैं, उनका स्वागत है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी भी रह के मेहनत करें, आने वाला समय भी लोकसभा का भी है, उसमें भी उनको टिकट मिल सकती है। लेकिन हम लोगों ने जमीन से उठ करके काम किया है और विगत 15 सालों से संभाल के रखा है कांग्रेस को, तो हक तो पूरा बनता है। और पहली बात, माननीय कमलनाथ जी ने भी ये कहा कि सर्वे जिसका अच्छा होगा हम उसको टिकट देंगे और स्थानीय लोगों को देंगे। और सम्मानीय बोध सिंह भगत जी स्थानीय भी नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं और इसी कड़ी को देखते हुए कटंगी से प्रशांत भाऊ मेश्राम जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। प्रशांत भाऊ मेश्राम, जो कि एक समाज सेवी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा सजग और आगे रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि कटंगी के विकास और कटंगी की जनता की लड़ाई है। उन्होंने बीजेपी सरकार के 18 साल के शासन में कटंगी क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं किया है। जो व्यक्ति कटंगी क्षेत्र के हैं ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर उनके हाथों में कटंगी का भविष्य सौंपा जा रहा है और इसी के चलते उन्होंने कटंगी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वे 5 तारीख को एक विशाल जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। काफी लंबे समय से हम सोशल मूवमेंट सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रहे, 15-20 सालों से कर रहे, जब से होश संभाला है। और लोगों के बीच में काम करते 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 हम राजनीति से भी जुड़े और हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमारे अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई है। अपनी लड़ाई जो है अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई है। ये मेरी अकेली खुद की लड़ाई नहीं है, ये पूरे क्षेत्र के लोगों की लड़ाई है। खबर भिंड से है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान कुआरी नदी में युवक डूब गया है, जबकि प्रशासन ने विसर्जन होने से साफ इनकार किया है। यहां कोई गणेश विसर्जन नहीं हो रहा था। वहीं प्रशासन का कहना है कि युवक नदी में नहाने आया था। वहीं परिजन एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश विसर्जन के दौरान ये घटना हुई है। वहीं सीएसपी का कहना है कि यहां पहले से ही इंतजाम पुख्ता कर लिए गए थे। अब घटना क्यों और कैसे हुई, ये जानकारी ले रहे हैं। पूछे जाने पर शांति समिति की बैठक में निर्णय क्या होते हैं और इस पर उन्होंने कहा कि सारे निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि लेकिन फिर भी घटनाएं हो ही जाती हैं। बहरहाल शव की तलाश जारी है। नदी में अधिक बहाव के कारण गोताखोरों को जमीन तक पहुंचने में खासी परेशानी आ रही है। तकरीबन 12:15 बजे की घटना है। मेरे चाचा का छोटा बच्चा है रामू भदौरिया, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है लगभग, जो कि गणेश मूर्ति की विसर्जन करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो नदी में नहाते टाइम इनका पैर फिसल गया, जो डूब गए। कितनी देर में आप लोगों को मालूम हुआ? हमें करीबन आधे घंटे बाद मालूम हुआ। हम तुरंत यहाँ पे आ चुके थे। अभी क्या कंडीशन उसकी? देखिए, आज दोपहर को 1 बजे प्राप्त सूचना अनुसार राजू पुत्र रामू भदौरिया उम्र 20 वर्ष की ये कचुंगरा घाट पे डूब जाने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
तो उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा दल तत्काल रवाना हुआ। हमने एसडीआरएफ को भी बुलाया है। अभी हमारी गोताखोरों की टीम आ चुकी है और एसडीआरएफ की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है, बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी हमें बॉडी भी मिल जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति की बैठक ली जाती है तो एक स्पेसिफिक त्यौहार पर या पर्व के लिए ली जाती है, चूँकि बैठक में सारे पॉइंट क्लियर कर दिए गए थे। ये जो घाट है कचौतरा का, यहाँ पर विसर्जन का नहीं था, फिर भी एक पॉइंट हमने लोगों ने लगा के रखा था, एक पुलिस का बल लगा हुआ था। ये जो घटना घटित हुई है ये विसर्जन के कारण नहीं हुई है, बल्कि ये डेली का उनका नहाने का रहता था। एक बच्चा, 2 बच्चे थे, बताया जा रहा है प्रथम दृष्टा कि वो नहाने के लिए आए हुए थे और उसी में उसका पैर फिसला और वो गेट के कारण उसकी टूटने की मौत हो गई। अभी क्या कंडीशन? अभी डेड बॉडी का पता नहीं है, गोताखोर एनडीआरएफ आरएफ की टीम लगी हुई है, तो लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर या जिससे जल्दी भी डेड बॉडी का पता लगेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को सभी जिलों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की अगुवाई में इनामी फरारी आरोपी स्थायी वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उमरी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 2017 हत्या के मामले में फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपियों और 1,000 रुपए के स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है और आरोपी और 1,000 का एक स्थायी वारंटी पकड़ के माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। भिंड पुलिस द्वारा लगातार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इनामी फरारी बदमाशों तथा स्थायी वारंटी की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। बालाघाट हॉक फोर्स को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सोनगुदा के जंगल में एसओजी बिरसा हॉक फोर्स के सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने मुठभेड़ की है। आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों ने हॉक फोर्स पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने बहादुरों के साथ लड़ते हुए एक नक्सली को मार गिराया है और भी नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। वहीं जंगल में तलाश अभियान जारी है। तो हॉक फोर्स को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई और एक नक्सली को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया है। खबर बड़वानी से है, जहां बताया जा रहा है कि नगर का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर लगभग 200 साल पहले स्थापित किया गया था। बता दें कि गणेश जी प्रतिमा कुएं की खुदाई के दौरान निकली थी और उस कुएं का पानी कभी कम नहीं होता है। गणेश जी की प्रतिमा को पास ही जमीन में 15 फीट नीचे स्थापित किया गया। बता दें कि विघ्नहर्ता को कुएं के जल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर के सदस्य ने बताया कि मंदिर दक्षिण मुखी है। कालीन समय में राजा रणजीत परिवार के साथ यहां पूजा अर्चना करने आते थे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश सलासिया। आज अनंत चतुर्दशी, गणपति बप्पा जो मेहमान बन के सबके घरों में विराजित है, आज उनकी विदाई हम आ गए हैं बड़वानी जिले का सबसे स्वयंभू कहा जाने वाला पाताल गणेश मंदिर। हमारे साथ है लाड साहब, उनसे बात करेंगे। आज इस मंदिर को लेकर आज अनंत चतुर्दशी है, लड्डुओं का वितरण हो रहा है, जी बताइए। आज जो है पाताल गणेश जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, जो बड़वानी में जम्बू गली में विराजमान है, जो स्वयंभू मूर्ति है, कुएं के अंदर से निकली हुई है। आज भी कुआं जो है वो आधा पैक किया हुआ है और मूर्ति जो है वो विराजमान है। दर्शनार्थी कुएं के अंदर ही प्रवेश करते हैं, ये मान लो आप। ऐसी अद्भुत मूर्ति आज तक कहीं भी देखने को नहीं मिली है और आज यहाँ पर 1.25 क्विंटल का भोग लगा है लड्डुओं का और काफी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, दानदाता भी आते हैं और इसका मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। ये भी कहने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गणेश बाबा की ऐसी कृपा है सभी पे कि पूरे बड़वानी में शांति बनी हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा दिखाएं
ताकि लोगों को पता चले कि बड़वानी में जम्बू गली में गणेश जी भी मंदिर है। लाल साहब, आप इस मंदिर से कब से जुड़े हैं? काफी समय हो गया। मैं करीबन 30-35 साल से जुड़ा हूं और ईश्वर की कृपा से बढ़िया सब योग चल रहा है और दर्शनार्थी लोग भी आते रहते हैं। आप गणपति बप्पा भक्तों को इस मंदिर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप नित्य मंदिर के दर्शन करने पधारें और दर्शन लाभ लें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। हमारे साथ ललित कुमार लाल जी हैं, जिनका कहना है कि ये पाताल गणेश मंदिर जो विश्व में और भारत में एकमात्र सबसे खूबसूरत मूर्ति है, जो स्वयं है, जो कुएं से निकली थी। आज अनंत चतुर्दशी की आर्यन टीवी की ओर से शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं आर्यन टीवी, मैं कमलेश सलासिया। अनंत चतुर्दशी पर भिंड के गौरी के किनारे सुप्रसिद्ध मोटे गणेश मंदिर को धूमधाम से सजाया गया। इस मौके पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान को प्रसाद चढ़ाया और प्रार्थना की। गणेश मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें कि ये मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है और मोटे गणेश मंदिर की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने कराई थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में बरसों से उनका परिवार पूजा अर्चना करता रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह से ही भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। बताएं महाराज जी, आज आपका भंडारा चल रहा है, क्या उपलक्ष्य है? आज गणेश विसर्जन है, अनंत चतुर्दशी है, जिसके उपलक्ष्य में चल रहा है भंडारा। ये कितने आदमियों का भंडारा होगा? लगभग 2,500-3 हज़ार आदमी का होगा। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं? हम यहाँ पहले मेरे पिताजी करते थे, करीब 50 साल उन्होंने की, 50 साल। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं 21 के बाद। उसके पहले उनके साथ में रहे हम, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूस कर रहे हैं। हर बार से ऐसा ही होता है? हाँ, हर बार से ऐसा ही होता है। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो पृथ्वीराज चौहान के समय का है। आज आपने जो भोजन बनवाए हैं, लगभग कितने भक्त आएंगे खाने? लगभग 3-4 हज़ार आदमी आ जाएगा। आज मंदिर में कितने भक्तालु दर्शन करने के लिए आए? पता नहीं, करीब 4-5 हज़ार लोग आ जाएंगे। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास हुआ है। सीएम शिवराज ने शिलान्यास किया है, उन्होंने वहां शिरकत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के गर्व और गौरव, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, मोदी जी के निकट सहयोगी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मेरे मंत्रिपरिषद के सदस्य, भाई अरविंद भदौरिया जी, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी इस विभाग की मंत्री, राज्यवर्धन सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, राज्यवर्धन सिंह जी, रामपाल सिंह जी, विक्रम सिंह जी, दिलीप परिहार जी, यशपाल सिंह जी, यशपाल जी, बहन राजश्री जी, राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, ठाकुर अनूप सिंह जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, राजपाल सिंह जी, राजपाल बहुत है, विजय सिंह जी, दिनेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के मंत्री यहां पधारे हैं, डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजावत जी, शिव प्रताप सिंह जी, अजय प्रताप जी। अब मैं माफी चाहूंगा कुछ नाम अगर रह गए हो तो। मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे जीवन सार्थक हो गया, सफल हो गया। और एक बात और मुझे लग रही कि जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो गया। बहन उषा जी ने प्रारंभ में कहा था, वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। और नीला रहेगा तब तक महाराणा प्रताप जी का नाम अमर अमर और अमर रहेगा। हल्दी घाटी जैसा कोई युद्ध हुआ होगा,
30,000 की सेना का मुकाबला 3,000 से। मुगल उनके नाम से कांपते थे। अकबर की सेना को घुटनों पे ला दिया था और उनकी मां ने उनको बचपन से शिक्षा दी थी कि बेटा कभी निहत्थे शत्रु पर वार मत करो, अगर निहत्था हो तो पहले तलवार दो फिर ललकारो। और यही वह थी कि महाराणा प्रताप 72 किलोग्राम का कवच पहनते थे। अपना तो वजन ही 72 किलो नहीं है। 72 किलो का कवच और 80 किलो का भाला और 2-2 तलवारें लेके उतरते थे रण में। 2-2 तलवारें, और 2 तलवार इसलिए कि अगर शत्रु निहत्था हो जाए तो एक तलवार फिर उसके हाथ में थमा दी जाए। ऐसे वीर कहीं, महावीर कहीं देखे? और उनकी सेना, भील सरदार पुंजा, आलामन, ग्वालियर के रामसाद तबर, उनके पुत्र हाकिम खान सूर, भामा साहब, उनके लिए प्राणों को दांव पर लगा के लड़े। और महाराणा प्रताप थे जिन्होंने फिर छापामार युद्ध भी शुरू किया और लोक नायक बन गए। उन्होंने कहा था घास फूस की रोटी खा लूंगा लेकिन मेवाड़ की स्वाधीनता से समझौता नहीं करूंगा। मित्रों, भाव विभोर हो जाते हैं हम ये नाम लेते ही। और हम सब जानते हैं लगातार संघर्ष करते करते 1589 में महाराणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। पूरा मेवाड़ वापस ले लिया था। बारंबार प्रणाम है ऐसे वीर शिरोमणि को जिनके शौर्य से प्रभावित होकर जब 1597 में आखेट करते समय महाराणा चोटिल हुए और अंतिम सांस ली थी तो उनके शत्रु भी रो पड़े थे कि ऐसा वीर हमने नहीं देखा। आज उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करने आए हैं। और मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने तय किया, बहुत दिनों से मेरा दिमाग इस दिशा में सोच रहा था कि जिनने अद्भुत इतिहास रचा है उनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नरेंद्र सिंह जी सही कह रहे थे, इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। और इसलिए सरकार का काम केवल पुल पुलियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देना भी है और सही ढंग से इतिहास पढ़ाना भी है। तो एक तो इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे एक ऐसी रचना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां क्या, हम सब लोग भी देखें तो महाराणा प्रताप जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाएं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए जाएं। और इसलिए कुंभलगढ़ दुर्ग से प्रेरित होगी महाराणा प्रताप जी का स्मारक, महाराणा प्रताप लोक की संरचना। उनकी प्रतिमा आपने अभी फिल्म देखी, छोटी सी, उनकी भव्य प्रतिमा लगेगी। उनके साथ बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हंबीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह के जीवन चरित्र की प्रदर्शनी भी लगेगी। महाराणा की जीवनी पर 20 मिनट की एक फिल्म प्रदर्शन के लिए यहां इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनेगा ताकि वो फिल्म देखें लोग। मेवाड़ एवं राणा प्रताप जी के जीवन की घटनाओं,
और कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए गैलरी बनेगी। लैंडस्केप एरिया में खुली गैलरियों के माध्यम से महाराणा प्रताप द्वारा वन में व्यतीत किए गए कालखंड का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। चित्तौड़ में महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ की प्रतिकृति भी लगेगी। 2000 लोगों की बैठने की क्षमता का एक आकाशीय मंच होगा, जहां महाराणा प्रताप जी के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी होगा। निकास पार्क पर प्रमुख युद्धों के भित्ति चित्र की प्रदर्शनी होगी। 3D कलाकृतियों का चित्रण होगा और आने जाने वालों के लिए जन सुविधाएं, कैफेटेरिया वगैरह जो चीजें आवश्यक है वो भी बनाई जाएगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे इस अवसर पर केवल एक ही निवेदन करता हूं, यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह भावनात्मक कार्यक्रम है। अपने हृदय की संपूर्ण श्रद्धा उड़ेलकर हमने महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए का फैसला किया है। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।